अच्छा जी, हमारी डिस्कशन चल रही थी, कल हम डिस्कशन स्टार्ट की थी रेलेवेंट कॉस्टिंग के एरिया पे, और रेलेवेंट कॉस्टिंग के एरिया में हमने मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके लिए ये डायग्राम एक तो हमने सीखा था कि जिसको फॉलो करते हुए हम मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। परमानेंट टेम्परेरी लेबर में डिफरेंस समझा था, और फिर लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट आइडेंटिफाई करने का क्या मेथड है, क्या अप्रोच है, कैसे हम लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ तक हमारी डिस्कशंस हुई थी। अभी आगे डिस्कशन में करनी है, एग्जांपल भी लेबर की देखनी है, बाकी कंप्रीहेंसिव एग्जांपल भी देखनी है। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी बेटा। टेम्परेरी लेबर में जहाँ एडिशनल टाइम हायर करने को नो हमने किया है बेटा, हमने एडिशनल टाइम हायर नहीं किया, लेकिन हमने लेबर को डाइवर्ट किया। लेबर यहाँ पे काम कर रही थी, टेबल बना रही थी, हमने उस लेबर को कहा तुम ये टेबल छोड़ो, डाइस बना दो, डाइवर्ट किया लेबर को। लेबर को कॉस्ट ऑफ हायरिंग हम काम की देते हैं, टेम्परेरी लेबर को काम की देते हैं। मैं ये काम करवा रहा हूँ, मैं इस काम की दे रहा हूँ, मैं उसको फारिग बैठा दूंगा, मुझे नहीं देनी। फिर ये काम करवा रहा हूँ तो मैं इस काम की दे रहा हूँ अपना, ठीक हो गया। टेम्परेरी लेबर को हम काम की तनख्वाह देते हैं, जो काम करवाएंगे उससे उस काम की तनख्वाह है। परमानेंट लेबर में ऐसा नहीं है, उसको काम है या नहीं है उसको हम तनख्वाह दे रहे हैं, तो उसे मैं वो काम कर रहा हूँ, ये करवाऊँ, कॉस्ट ऑफ हायरिंग इज नॉट रेलेवेंट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ हायरिंग का ताल्लुक काम से नहीं है। जी, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में हमने बात की थी कि जब एक रिसोर्स के एक से ज़्यादा इस्तेमाल हों, एक रिसोर्स के एक से ज़्यादा यूज़ हों, तो एक यूज़ आप चूज़ करो, दूसरे को फोरगो करो। जैसे हमने हॉल की बात की थी, आधा हॉल हमारे पास खाली पड़ा हुआ है, हम चाहें तो उसको प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर लें, चाहे तो सबलेट कर लें, दो इस्तेमाल आ गए। अगर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हो तो सबलेट की ऑप्शन छोड़ोगे आप, तो सबलेट की ऑप्शन छोड़ने में जो बेनिफिट आपने छोड़ा, किराया, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट इन प्रोडक्शन। इसको प्रोडक्शन में यूज करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेंट बन जाएगी इस केस में। दैट विल बी रेंटल इनकम फॉरगोन, जिस पे आपने कॉम्प्रोमाइज किया। जब रेंटल ऑप्शन नहीं थी तब इस हॉल के मल्टीपल यूजेस नहीं थे, एक ही यूज था, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं थी। एक से ज्यादा इस्तेमाल आ जाएंगे, एक यूज को चूज करने में दूसरे यूज को छोड़ोगे, दूसरी ऑप्शन को फॉरगो करोगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा जी, ओवरहेड्स का एक बेसिक सा असूल डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ओवरहेड्स में वेरिएबल ओवरहेड्स आर ऑलवेज रेलेवेंट, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर ओनली इंक्रीमेंटल, व्हेन ओनली इंक्रीमेंटल दे आर रेलेवेंट। बल्कि इसमें एक चीज ऐड कर लीजिए, फिक्स्ड ओवरहेड रेलेवेंट करना ये तो हमने बता दिया, फिक्स्ड ओवरहेड इररेलेवेंट होते हैं अगर उनके साथ टर्म यूज की हुई है अपोर्शन्ड की, एलोकेटेड की, एब्जॉर्ब्ड की, रिकवर्ड, चार्ज्ड, इनमें से कोई भी टर्म यूज की गई है फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में, इसका मतलब वो इंक्रीमेंटल नहीं है। इनमें से कोई भी टर्म यूज की गई है, इसका मतलब है वो एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड की तकसीम है। जैसे यहां पे अब दूसरी फैक्ट्री लगाने की फिजिबिलिटी आपसे बनाने को कहा जाए, उसमें लिखा होगा रेंट विल बी अपोर्शन्ड 50,000 रेंट विल बी अपोर्शन्ड टू द सेकंड प्लांट। अगर आपको कहा जाए प्लांट 2 की फिजिबिलिटी चेक करो, उसमें उसने जुमला लिखा होगा कि फैक्ट्री रेंट ऑफ 50,000 पर एनम विल बी अपोर्शन्ड टू प्लांट 2, अपोर्शन होगा। बट हमने कहा ये अपोर्शन कॉस्ट रेलेवेंट नहीं होती, अपोर्शन का मतलब तकसीम होता है। रेलेवेंट क्या होती है? इंक्रीमेंटल। अगर वो कहता है कि दूसरा प्लांट लगाने से आपको फैक्ट्री का एडिशनल किराया देना पड़ेगा, पहले 1 लाख था अब 1.5 लाख हो जाएगा, तो भाई इंक्रीमेंटल, दैट इज रेलेवेंट। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट करने से कॉस्ट में इजाफा नहीं आता तो फिर एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है, बेशक उसकी तकसीम आप कर दो नए प्लांट पे भी। किराया तो 1 लाख ही है ना, जब एक प्लांट था 1 लाख उसको चार्ज कर रहे थे, अब 2 प्लांट है वो कहते हैं हम 50,000 तकसीम करेंगे, पोर्शन करेंगे, एलोकेट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, कोई भी टर्म कहते हैं चार्ज करेंगे। इनमें से कोई भी टर्म फिक्स्ड ओवरहेड के साथ आती है, इसका मतलब फिक्स्ड ओवरहेड इंक्रीमेंटल नहीं है। एडिशनल इजाफी फिक्स्ड ओवरहेड्स जो आएंगे वही सिर्फ रेलेवेंट होंगे, उन्हीं को हमने अपनी कैलकुलेशन में शामिल करना है। अच्छा, जब हम कुछ एक्टिविटीज शुरू करते हैं, ये कुछ बेसिक पहली एग्जांपल बेसिक इलस्ट्रेशन में लेबर की, फिर कंप्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 2, एक बेसिक इलस्ट्रेशन पहले लेबर की देखते हैं। ये जी पेज नंबर 262 पे इलस्ट्रेशन 2। What is the relevant cost of labor for the contract in 3 departments?
3 डिपार्टमेंट्स की लेबर की कहानी दी गई है, हमसे कहा जी इसमें से रेलेवेंट कॉस्ट निकालिए जरा। अजीम लिमिटेड हैज बीन अप्रोच्ड बाय अ कस्टमर फॉर अ प्राइस कोट फॉर अ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जी। Product G is a complicated model and would pass through 3 production departments. Below are the details of labor required in each department. Department A की कहानी है 1 by 1 A, B और C 3 डिपार्टमेंट की कहानी है। Department A contract would require 400 labor hours of work in Department A, where workforce is paid 20 per hour for a fixed 40-hour week. There is currently spare labor capacity in the Department A and there are no plans to reduce the size of the workforce in this department. हम 1 by 1 पढ़ते जाते हैं, इसकी relevant cost साथ साथ निकालते जाते हैं। Let's talk about Department A. First page 261 की middle bottom पे जो आपका पेज है वो आ रहा है ट्री, वो अपने सामने रख लीजिए और हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। हम डिपार्टमेंट ए की पहले बात कर रहे हैं। तो जनाब डिपार्टमेंट ए में आपको आवर्स चाहिए 400, रेलेवेंट कॉस्ट के लिए ट्री पे आइए। इज लेबर परमानेंट और टेम्परेरी? इट इज परमानेंट। इज स्पेयर टाइम अवेलेबल? उसने कहा जी स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है। इट मीन रेलेवेंट कॉस्ट इज नील। तो जनाब रेलेवेंट कॉस्ट लेबर डिपार्टमेंट ए में लेबर से काम करवाने की 0 है। डिपार्टमेंट बी का नोट पढ़ेंगे। Contract would require 200 hours of work in Department B, where workforce is paid ₹30 per hour. The department is currently working at full capacity. The company could ask workforce to do overtime work, paid for a normal rate per hour plus 25% premium. ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि ओवरटाइम का जो रेट होता है वो नॉर्मल वेज रेट से थोड़ा ज्यादा होता है। तो उसने कहा जी नॉर्मल वेज रेट से 25% ज्यादा पे करते हैं। Alternatively, मतलब हम चाहें तो ओवरटाइम काम करवा सकते हैं। अल्टरनेट क्या है? वर्कफोर्स कुड बी डाइवर्टेड फ्रॉम अदर वर्क दैट अर्न्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 10 पर आवर। अब चाहो तो ओवरटाइम करा लो, चाहो तो वर्कफोर्स को डाइवर्ट कर लो। ट्री पे आइए। इज लेबर फोर्स परमानेंट और टेम्परेरी? इट इज टेम्परेरी। कैन एडिशनल टाइम बी हायर्ड? आंसर इज यस। उसने लिखा हुआ ओवरटाइम करवा सकते हैं आप। कैसे नो कह रहे हैं आप? लिखा हुआ ओवरटाइम करवा सकते हैं आप। हाँ ये अलहदा बात है। उसने कहा डाइवर्जन की ऑप्शन भी है, मतलब आप ओवरटाइम करवाना चाहें तो ओवरटाइम करवा लीजिए, आप डाइवर्ट करना चाहें तो डाइवर्ट कर लीजिए। दोनों ऑप्शन आ गए। वो जो कल नोट अगर नीचे देखिए पेज 261 की बॉटम पे स्टैरिक में लिखा हुआ है कि इन केस लेबर विल बी हैव टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग जॉब, तो ये कैलकुलेट किया जाता है। और हैश के साथ क्या बताया गया है? इन केस हमारे पास दोनों ऑप्शन है ये, तो इन दोनों में से जिस ऑप्शन की कॉस्ट चीप है हम उसको लेंगे। जैसे हमारे इस केस में हमें टाइम कितना चाहिए? 200 आवर्स। 200 आवर्स हमें टाइम चाहिए और हमने मल्टीप्लाई करना है रेट से। वो रेट मैं एक वर्किंग से लेके आता हूं। रेट विल बी लोअर ऑफ फॉलोइंग। कौन सा जनाब? कॉस्ट ऑफ हायरिंग। कॉस्ट ऑफ हायरिंग इस केस में कितनी है? 30 रुपीज नॉर्मल इनटू इस केस में हायरिंग विद ओवर टाइम है 1.25 37.5। अगर हम हायर करें आज एडिशनल टाइम हायरिंग विल कॉस्ट अस दिस मच। लेकिन दूसरी ऑप्शन है हम उनसे ओवरटाइम ना करवाएं, उनको डाइवर्ट करवाएं। हम उनसे ओवरटाइम ना करवाएं, उनको डाइवर्ट कर दें। तो डाइवर्ट करते हैं तो रेलेवेंट कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। तो करंटली व्हाट कॉस्ट ऑफ हायरिंग वी आर पेइंग देम 30 प्लस कंट्रीब्यूशन जो वो लूज करेंगे 10 40। सो वी गो फॉर द चीपर ऑप्शन। ठीक है जी। अब यहां पे ख्याल रखिएगा, यहां पे हम बात कर रहे हैं कि पुराना काम लेबर करती रहे, ओवरटाइम करवा लें तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग कुछ हो रहा है। और इधर हम काम कर रहे हैं कि लेबर को डाइवर्ट करें, उससे एडिशनल टाइम नहीं ले रहे हम। ये एडिशनल टाइम या तो एडिशनल रेट ओवरटाइम प्रीमियम देना पड़ रहा है, लेकिन इस केस में हम डाइवर्ट कर रहे हैं। डाइवर्ट का मतलब उसे कह रहे हैं वो काम छोड़ो, ये काम कर लो, एडिशनल टाइम नहीं लिया उसने। तो जब हमने डाइवर्ट किया तो रेट ओवरटाइम का नहीं लगेगा, रेट नॉर्मल लगेगा। ओवरटाइम तो तब लगेगा जब एडिशनल टाइम हम उससे काम करवाएं। यहां पे एडिशनल टाइम नहीं करवाया, तो ये जनाब कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस, चीपर ऑप्शन 37.5। तो हमने कहा जी इस केस में हमें 37.5 का रेट जो है वो ठीक रहेगा 750 या 7500। बेटा दरबे तकसीम हो तो ठीक करो अपनी। ये 750 मुझे देख कर नजर आ रहा था कि शायद कोई 1% चांस ही होता, मुझे ज़बानी नजर आ रहा था देखने में। जो
अगर कोई दिक्कत है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 2000 होता है। ये 33.5 है जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जरा अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल करो ना जी। कोई सवाल? अच्छा, ये अब आ गया डिपार्टमेंट सी की बारी। डिपार्टमेंट सी would require 600 hours of work in department C, where workforce is paid 30 per hour. Labor in this department is in short supply and all the available time is currently spent in making product X, which earns the following contribution. Product X में सेल प्राइस 120 है, 2 घंटे लेबर, अदर वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन 25 रुपए कमाया जा रहा है। तो अब हमें डिपार्टमेंट सी की रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है। डिपार्टमेंट सी की रेलेवेंट कॉस्ट, अगेन यू विल गो टू द ट्री। हमें डिपार्टमेंट सी में कितने 600 घंटे चाहिए? 600 घंटे चाहिए जी, 600 घंटे चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, इज लेबर परमानेंट और टेम्पररी? टेम्पररी। कैन एडिशनल टाइम बी हाइड? जब उसने लिख दिया लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई, इसका मतलब लेबर आसानी से नहीं मिलती। ठीक है जी, लेबर आसानी से नहीं मिलती, इसका मतलब नो एडिशनल टाइम। तो इसका मतलब आंसर नो हुआ, तो आंसर नो हुआ तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। तो क्या है कॉस्ट ऑफ हायरिंग हमारी यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ हायरिंग इज 30, क्योंकि उसने क्लियरली क्वेश्चन में बता दिया 30 है, प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। बेटा ये आवरली रेट है तो कंट्रीब्यूशन भी पर आवर बनाओगे, ये भी ख्याल रखना है। ये जो 25 रुपए है ये पर यूनिट है, और एक यूनिट बनाने में लेबर के कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे। लेबर 2 घंटे लगा के 25 का कंट्रीब्यूशन कमा रही है, तो हमने तो आवरली कॉस्ट निकालनी है। तो जनाब यहाँ से 42.5 आवरली कॉस्ट है इंटू 600 255 लीजिए जी, सम कर लीजिए, ये आपकी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर बन गई। कितने जी? रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर। ये एक बेसिक्स एग्जांपल जिसने हमने लेबर के जो ट्री है उसको अप्लाई करना सीखा यहाँ पे, इसमें परमानेंट लेबर को भी हमने टच किया, टेम्परेरी लेबर की कॉस्ट ऑफ हायरिंग, कॉस्ट ऑफ डाइवर्जन, दोनों केसेस को हमने डिस्कस किया यहाँ पे। कोई सवाल? अच्छा, अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखेंगे। ये कह सकते हैं आपके कंप्रीहेंसिव एग्जांपल है जिसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब कुछ हम सीखेंगे, और यही जो चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं, ट्री डायग्राम को सीख रहे हैं बना अप्लाई करना, यही चीज़ एग्जाम में आपसे रिक्वायर्ड होगी। तो आप कह सकते हैं कि रीजनेबली एग्जाम लेवल क्वेश्चन ही अब हम देखने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 3 के बाद में। इसमें बड़ी डिटेल इलस्ट्रेशन है, तकरीबन हर कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट डिटेल में कवर होगा। रिक्वायरमेंट से बात शुरू करेंगे, तो पहले तो रिक्वायरमेंट को पढ़ के ये असूल हमें सीखना है। कैलकुलेट एंड एक्सप्लेन फॉर कैसर व्हाट यू बिलीव द मिनिमम टेंडर प्राइस शुड बी। कैसर के लिए कैलकुलेशन के बाद बताइए कि मिनिमम टेंडर प्राइस हमारे ख्याल में क्या होनी चाहिए। तो जनाब ये इसका असूल सीख रहे सबसे पहले। मिनिमम प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट इज इक्वल टू रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट। ठीक है, ये है एक असूल कि हमसे उसने कहा मिनिमम प्राइस बताइए, तो इस मिनिमम प्राइस कैलकुलेशन के पीछे ये असूल है कि जो मिनिमम प्राइस मांगी गई है, तो मिनिमम प्राइस का मतलब है हमें इस कॉन्ट्रैक्ट की रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। प्राइस तो रेलेवेंट कॉस्ट के, मिनिमम प्राइस और रेलेवेंट कॉस्ट के बराबर होती है। तो इस असूल को हमें याद रखना है। ये इलस्ट्रेशन है इसलिए बता दिया गया, एग्जाम में नहीं बताया जाएगा, एग्जाम में आपको ये पता होना चाहिए। अब इस असूल के मुताबिक हम इस सवाल को पढ़ेंगे और कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। हमें रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट डिटरमिन करनी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ये जी इलस्ट्रेशन 3 पेज 262 की बॉटम से, कैसर हैज बीन आस्क्ड टू कोट अ प्राइस for a special contract. He has already prepared his tender, but has asked you to review it. उसने वर्किंग कर ली है और हमें रिव्यू करने को कहा है। He has pointed out to you that he wants to quote the minimum price. He wants to quote the minimum price as he believes this will lead to more lucrative work in future. Minimum एक आर्गुमेंट होता है, मिनिमम प्राइस देने का क्या फायदा, इसमें तो कोई फायदा नहीं कारोबार में, हमने मुनाफा ही कोई नहीं कमाया, हम तो कारोबार मुनाफा कमाने के लिए करते हैं। तो व्हाई टू कोट मिनिमम प्राइस? दिस इज द रीजन। मिनिमम प्राइस आप आज का देते हैं अपने पोटेंशियल कस्टमर को, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट देम, यू कैन अटैच विद देम एंड देन यू कैन अर्न प्रॉफिट फ्रॉम फ्यूचर ऑर्डर्स। कोई नया कस्टमर आया ना, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, अटैच करने के लिए आप आज का मिनिमम प्राइस पे भी, जीरो प्रॉफिट पे भी काम करने पे तैयार हो जाते हैं, ताकि वो कस्टमर हमारा ग्राहक बन जाए, अगली ऑर्डर देगा तब हम मुनाफा कमा लेंगे। उसको अटैच तो करें, उसकी प्रोडक्ट, उसको अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी तो दिखाएं, ताकि वो हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी को ले, इस्तेमाल करे, फिर दोबारा हमारे पास आए, तब हम प्राइस बेहतर कर लेंगे। फिलहाल मिनिमम प्राइस।
अच्छा जी, कैसर ने मिनिमम प्राइस की अपनी वर्किंग बनाई हुई है, ठीक है। हमें मिनिमम प्राइस का मतलब पता है, हमें भी मिनिमम प्राइस कैलकुलेट करनी आती है। ये कैसर की वर्किंग है। कैसर ने कहा जी इसको रिव्यू कर लें और बताइए इसमें गलती है तो ठीक करके मुझे कैलकुलेट कीजिए एंड एक्सप्लेन कीजिए। इसको मिनिमम प्राइस को कैलकुलेट करें और एक्सप्लेन करें। ये कैसर की कैलकुलेशन को देखते हैं, वन बाय वन हम देखते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। काफी लंबे आइटम्स हो जाएंगी, तो बजाय इसके हम पढ़ें और फिर दोबारा आए, हम एक एक कंपोनेंट पकड़ेंगे रेलेवेंट कॉस्ट का, उसको डिस्कशन करेंगे और उसकी रेलेवेंट कंपोनेंट आइडेंटिफाई करके आगे चलेंगे। जैसे कैसर ने अपने टेंडर में जो डिफरेंट कंपोनेंट लिए हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, 4 तरह का मटेरियल है, 1 2 3 तरह की लेबर है, ये ओवरहेड्स हैं और फिर ये कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर भी है। इसमें भी 1 2 और ये एक मिनिमम प्रॉफिट की कहानी भी है। ये कैसर की मिनिमम प्राइस की वर्किंग है। अब हमने मिनिमम प्राइस वर्कआउट करनी है, कैलकुलेट एंड एक्सप्लेन। तो मैं आपको कैलकुलेट भी करता जाऊंगा और एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है। यहां पे एक्सप्लेन से मराद है किस असूल के तहत आपने रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट की। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय एक्सप्लेनेशन। तो वो एक्सप्लेनेशन मैं आपको वर्बली देता जाऊंगा और कैलकुलेशन हम बोर्ड पे साथ साथ करते जाएंगे। तो जनाब सबसे पहले मटेरियल ए है। मटेरियल ए 3000 kg हमें चाहिए और कैसर ने 15 रुपए kg के हिसाब से 45,000 इसकी कॉस्ट निकाली है। अब हम इसके लिए नीचे जाते हैं, इंफॉर्मेशन हमें दी गई है मटेरियल ए के बारे में, पेज 263 पे उसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या ये कैसर की कैलकुलेशन ठीक है, क्या ये रेलेवेंट कॉस्ट के लिए कैलकुलेशन ठीक हुई है या हमें इसको रिवाइज करने की जरूरत है। मटेरियल ए, 1500 kg ऑफ दिस मटेरियल इज इन स्टॉक एट अ कॉस्ट ऑफ 10 रुपीज। कैसर हैज नो अल्टरनेटिव यूज for this material and intends selling it for 5. However, if he sells any, he would have to pay a fixed sum of 1,000 to cover delivery cost. The current purchase price is 20. ये मटेरियल की कहानी होगी जी, ठीक है जी। अब आप अपने सामने जरा डायग्राम खोल लीजिए, मैं जरा बोर्ड पे आ जाता हूँ पेज लेके। हमने रेलेवेंट कॉस्ट, हमने यहाँ पे सबसे पहले ऊपर प्राइस प्रिंसिपल लिखना है, मिनिमम प्राइस इज इक्वल टू रेलेवेंट कॉस्ट। और जनाब अब हम उसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मटेरियल ए, तो जनाब मटेरियल ए 3000 kg। इज मटेरियल इन स्टॉक? पार्शली यस। 1500 इन स्टॉक है, 1500 इन स्टॉक नहीं है। अच्छा, मैं स्मार्टली प्रेजेंट करूंगा, कल मैंने बड़ी डिटेल में आपको समझा दिया था। तो जो तो स्टॉक में नहीं है 1500, उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? 20। ट्री को फॉलो करते जाइए, ट्री से दाएं बाएं नहीं होना। जो तो स्टॉक में नहीं है 1500 kg, उसकी रेलेवेंट कॉस्ट है 20। और अब आ जाइए जो 1500 स्टॉक में है, तो जो स्टॉक में है इज इट इन रेगुलर यूज? नो। डज इट हैव एन अल्टरनेटिव यूज? नो। इसका मतलब स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। और स्क्रैप वैल्यू 5 है, लेकिन स्क्रैप वैल्यू के साथ उसने सेलिंग कॉस्ट का जिक्र भी किया है। यहां पे स्क्रैप वैल्यू से मराद है बेच के जो नेट पैसा जेब में आना है, ठीक है। आप इसको, तो हमारे केस में ये बनेगा 1500 इंटू 5 माइनस 1000। ये जी आपकी 1500 का खर्चा, ये बाकी 1500 का रेलेवेंट कॉस्ट, तो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आपकी 36,500। जी, एनी क्वेश्चन? मटेरियल ए की रेलेवेंट कॉस्ट हमने आइडेंटिफाई की। मटेरियल बी, उसका नोट पढ़ते हैं और फिर उसकी वैल्यू डिटरमिन करेंगे। मटेरियल बी की यहाँ पे जी कैसर ने 1500 kg की क्वांटिटी 25 रुपए के हिसाब से चार्ज की है। 1500 kg 25 के हिसाब से। मटेरियल बी, देयर इज प्लेंटी ऑफ दिस मटेरियल इन स्टॉक एट अ कॉस्ट ऑफ 25 रुपए। द करंट परचेज प्राइस हैज फॉलन टू 22 रुपए। द मटेरियल इज कॉन्स्टेंटली यूज्ड बाय कैसर। ट्री अपने सामने रखिए। मटेरियल बी हमें कितना चाहिए? 1500 kg। इज मटेरियल बी इन स्टॉक? यस। इज इट इन रेगुलर यूज? Yes, so relevant cost is current purchase price which is 1500 into 22. गुड हो गया। कितना जी? 33,000। तो आप देख रहे हैं हम सिर्फ डायग्राम को फॉलो कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम 2-4-6 दफा देखेंगे, आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगी, उसी के मुताबिक हमेशा फैसला करना है। कभी भी फिगर से मिस गाइड नहीं होना, क्योंकि आपको एक मटेरियल की 2-2, 3-3 वैल्यूज दी जाएंगी। रेलेवेंट कौन सी है, डायग्राम से पता लगेगा। इसके बाद मटेरियल सी की बारी है जी। मटेरियल सी की क्वांटिटी हमें कहा गया जी 1000 kg हमें चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। 1000 kg 50 रुपए के हिसाब से मिस्टर सी ने कैलकुलेट किया हुआ। हम नोट पढ़ते हैं जी सी का। द टोटल अमाउंट इन स्टॉक ऑफ 1000 kg वाज बॉट फॉर 30,000 सम टाइम अगो फॉर अनदर वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मतलब एक सिंगल ऑर्डर आया था, उसके लिए हमने खरीदा था। ये हम रेगुलर नहीं इस्तेमाल करते।
दैट नेवर हैपेंड। एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट आया था, उसके लिए खरीदा 1000 kg, लेकिन कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। कैसर इज कंसिडरिंग सेलिंग इट फॉर 12,000 इन टोटल और यूजिंग इट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर मटीरियल विच इज कॉन्स्टेंटली यूज इन नॉर्मल प्रोडक्शन इफ यूज इन द लेटर मैनर। मतलब जो बाद में तरीका बताया गया उसमें यूज हुआ, मतलब दूसरे प्रोडक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ। इट वुड सेव 20,000 ऑफ द अदर मटीरियल। करंट परचेज प्राइस इज 50। अब कहानी काफी लंबी दाएं बाएं घुमा दी उसने, पर हमने चलना ट्री से। हमें चाहिए कितना मटीरियल सी? 1000 kg। क्वेश्चन शुरू होगा पहला, इज मटीरियल इन स्टॉक? यस। इज इट इन रेगुलर यूज? नो। डज इट हैव एन अल्टरनेटिव यूज? यस। जब अल्टरनेटिव यूज हो तो हायर ऑफ स्क्रैप वैल्यू और कॉस्ट सेविंग दैट इट विल जनरेट। तो ये जनाब स्क्रैप वैल्यू है, ये कॉस्ट सेविंग है, तो रेलेवेंट क्या हुआ? ठीक हो गया जी। उसने हमें करंट कितने का खरीदा ये भी बताया, आज की प्राइस क्या ये भी बताया, काफी कहानियां बता दी, बट हमने रेलेवेंट कॉस्ट पिक करनी है। डायग्राम, कोई दिमाग अप्लाई नहीं करना, दाएं बाएं हमने खुद नहीं सोचना, सिंपली डायग्राम को फॉलो करते जो खुद आपके सामने रेलेवेंट कॉस्ट निकल के आती है। ये है जी हमारी रेलेवेंट कॉस्ट 20। अब ये जो मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूं ना, ये उसने कहा एक्सप्लेनेशन, ये है एक्सप्लेनेशन में जो आपको लिखने हैं आंसर में कि जी जब ये सिनेरियो हो तो रेलेवेंट कॉस्ट हायर ऑफ द टू होती है, इस केस में 20,000 है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन नोट देना है आपने, और मैं सिर्फ कैलकुलेशन ही परफॉर्म कर रहा हूं आपके सामने। तो हम यहां पे लिखेंगे जी 1000 kg हमें चाहिए और इसकी वैल्यू 20,000, सीधी वैल्यू 20,000 है, कोई रेट हमें गिवन नहीं था इसका हमें रेट गिवन नहीं था, सीधी वैल्यू 20,000 दी गई है। और मैं यहां पे मेंशन करना भूल गया, यहां पे हम नोट नंबर देंगे एक्सप्लेनेशन के लिए 1 2 3 कि भाई ये किस असूल के तहत हमने वैल्यू बनाई, ये किस असूल के तहत वैल्यू बनाई। अगर आप देखो, किताब खोलो जरा, किताब में इलस्ट्रेशन नंबर 3 का आंसर है पेज नंबर 267 पे, तो आप देख रहे हैं वहां पे नोट सारे लिखे हुए हैं। ये एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको बोल रहा हूं प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको लिखना है, क्योंकि उसने कहा है कैलकुलेट एंड एक्सप्लेन। कैलकुलेट भी कीजिए तमाम वैल्यूज और साथ साथ असूल भी बताते जाइए किस असूल के तहत आपने कैलकुलेट किया है। तो वेल वो आप रीडिंग बाद में कर लीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा घर जाके, तो फिर पढ़ लीजिएगा, फिर आप मुझे सुनते चलिए। तो जनाब अब हम मटीरियल डी की बात करते हैं। मटीरियल डी 100 लीटर 25 के हिसाब से 2500 की कॉस्ट कैसर ने इस्तेमाल की है। अब हम मटीरियल डी की कहानी पढ़ते हैं। हमें 100 लीटर चाहिए, 200 लीटर्स ऑफ दिस मटीरियल इज इन स्टॉक। इट इज डेंजरस and if not used in this contract will have to be disposed of at a cost to the casser of 100 per liter. The current purchase price is 25। ठीक है जी, मटीरियल डी की कहानी हम फिर वही डायग्राम से शुरू करेंगे। कितने का खरीदा गया, कितने का पड़ा, आज कितने का आता है, दैट इज नॉट रेलेवेंट। रेलेवेंट है ट्री। इज मटीरियल इन स्टॉक? यस। इज इट इन रेगुलर यूज? नो। डज इट हैव एन अल्टरनेटिव यूज? नो। अब यहां पे स्क्रैप वैल्यू पे हम जाते हैं, लेकिन इधर एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि भाई ये तो डेंजरस मटीरियल है, ये तो सेलेबल है ही नहीं, ये तो सेलेबल नहीं है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब बेच के कितने पैसे मिलेंगे, बट यहां पे तो उसने लिखा हुआ है ये तो मटीरियल सेलेबल ही नहीं है, बल्कि इस पे तो उल्टा डिस्पोजल कॉस्ट है। ठीक है जी, इस पे तो उल्टा डिस्पोजल कॉस्ट है। इसका मतलब अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमारी डिस्पोजल कॉस्ट सेव हो जाएगी, हमारी डिस्पोजल कॉस्ट सेव हो जाएगी। हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते, हमें 200 लीटर डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, ऐसा ही है। अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं तो 100 लीटर की डिस्पोजल कॉस्ट बच जाएगी इस्तेमाल होने की वजह से। तो जनाब 100 लीटर की डिस्पोजल कॉस्ट, क्या रेट है डिस्पोजल कॉस्ट का? 100। तो ये जनाब 100 into 100 कितना बना? 10,000 एंड दिस इज सेविंग। ये कॉस्ट नहीं है, ये सेविंग है। अगर तो 100 लीटर की स्क्रैप वैल्यू होती ना तो इस्तेमाल करने में नुकसान होता कि भाई प्रोजेक्ट ना लो तो बेच के पैसे आने थे, प्रोजेक्ट ले लिया तो इस्तेमाल हो गया, पैसे नहीं आए। अब यहां पे क्या है, प्रोजेक्ट ना लो तो डिस्पोज ऑफ करने पे खर्चा जाना था जेब में, प्रोजेक्ट ले लिया तो इस्तेमाल हो गया, वो खर्चा सेव हो गया। कॉस्ट सेव्ड इज इनकम। तो कॉस्ट में से हमने इसको माइनस कर दिया। ये हमारी इस प्रोजेक्ट लेने के नतीजे में 100 लीटर की डिस्पोजल कॉस्ट बच जाएगी। 200 की नहीं बचेगी, है हमारे पास 200, 100 की बचेगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 100 चाहिए, तो 100 की डिस्पोजल कॉस्ट हमें सेव हो जाती है। तो ये जनाब मटीरियल डी की कहानी भी कंप्लीट हुई। तो 4 ही मटीरियल थे। अब इसके बाद 3 लेबर हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। ठीक है जी। तो अब हम लेबर पे बात करते हैं। 3 तरह की लेबर हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। अब वन बाय वन इसकी इंफॉर्मेशन लेंगे, इसका नोट पढ़ेंगे और इसकी रेलेवेंट कॉस्ट डिटरमिन करेंगे।
तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा नोट्स चलते जा रहे हैं, नोट 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये आप रिवीजन में पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आई एम एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू यू। तो स्किल्ड लेबर की कहानी है जी। स्किल्ड लेबर के 1200 घंटे 30 रुपए के हिसाब से 36,000 उसने लिखा हुआ है, हम नोट पढ़ लेते हैं। कैसर ओनली हायर्स स्किल्ड लेबर व्हेन ही नीड्स इट, ₹30 पर आवर इज करंट आवर्ली रेट। टेम्परेरी लेबर है, कैन एडिशनल टाइम बी हायर्ड? ऐसी तो कोई बात नहीं लिखी बेटा। उसने कहा जब भी जरूरत होती है वो हायर कर लेता है। इसका क्या मतलब? एडिशनल टाइम हायर नहीं हो सकता? क्लियरली लिखा हुआ है उसने कि जब जरूरत होती है हायर कर लेता है। तो नो का जवाब कहां से आया? ओनली हायर स्किल्ड लेबर व्हेन ही नीड्स इट, जब जरूरत है हायर कर लेता है। और ₹30 उसका करंट आवरली रेट है। तो जनाब टेम्परेरी लेबर एडिशनल टाइम बी हायर्ड, रेलेवेंट इज कॉस्ट ऑफ हायरिंग विच इज 30 पर आवर। तो कितने घंटे हैं जी? 1200 घंटे 30। ये कैलकुलेशन उसने ठीक ही की हुई है, ठीक है। ये कैलकुलेशन कैसर ने बिल्कुल ठीक की हुई है। तो हम इस कैलकुलेशन को रिप्रोड्यूस करते हैं अपने पास। स्किल्ड लेबर 1200 घंटे हैं और ₹30 का रेट है, 36,000। अब आ जाइए स्किल्ड लेबर पे, सेमी स्किल्ड पे। तो सेमी स्किल्ड में 2500 घंटे 20 रुपए के हिसाब से कैसर ने निकाले हैं। 2500 घंटे 20 रुपए के हिसाब से हम सेमी स्किल्ड का नोट पढ़ेंगे, फिर देखते हैं क्या रेलेवेंट है। सेमी स्किल्ड, कैसर हैज अ वर्कफोर्स ऑफ 100 सेमी स्किल्ड लेबरर्स हु आर करंटली नॉट फुली एम्प्लॉयड। They are on annual contracts, and the number of spare hours currently available for this project is 2,000. Any hours in excess of this will have to be paid at a time and a half. Time and a half का मतलब 1.5, बिल्कुल ठीक है। time and a half का मतलब 1.5 times, ठीक है जी। The normal hourly rate is 20. अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं पढ़ना इसका ट्री को। सेमी स्किल्ड लेबर के लिए, इज लेबर परमानेंट और टेम्पररी? परमानेंट। इज स्पेयर टाइम अवेलेबल? पार्शली, सारा अवेलेबल नहीं है स्पेयर टाइम। हमें कितना चाहिए? हमें 2500 चाहिए, स्पेयर है सिर्फ 2000। 2500 चाहिए, 2000 स्पेयर है, तो 2000 की कॉस्ट तो होगी जीरो। जो स्पेयर टाइम अवेलेबल है उसकी कॉस्ट जीरो है। जो स्पेयर टाइम अवेलेबल नहीं है, कैन एडिशनल टाइम बी हायर्ड? यस, ओवर टाइम करवा सकते हैं। उसका रेट उसने बता दिया, उसकी कॉस्ट ऑफ हायरिंग रेलेवेंट है, ठीक है जी। तो हमने डायग्राम के मुताबिक सेमी स्किल्ड लेबर की कॉस्ट डिटरमिन करनी है। तो सेमी स्किल्ड लेबर में जो तो है 2000 घंटे, सेमी स्किल्ड के स्पेयर टाइम, परमानेंट लेबर का स्पेयर टाइम जीरो हो गया, और जो है बाकी 500 घंटे टाइम एंड अ हाफ, ठीक हो गया। कितनी बनी? 15,000। ये है जी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर। जी, सेमी स्किल्ड लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट इज 15,000। परमानेंट लेबर के पास स्पेयर टाइम है, परमानेंट लेबर एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स पे है, उससे हमें पता लग गया। उसके पास स्पेयर टाइम है 2000 घंटे का, जो इस प्रोजेक्ट में यूज किया जा सकता है। तो उस 2000 घंटे के काम करवाने के लिए हमें कोई एडिशनल पैसे नहीं देने। 2000 आवर्स के कोई एडिशनल पैसे हमें नहीं पे करने, रेलेवेंट कॉस्ट इज जीरो। 500 एडिशनल टाइम चाहिए, वो हम ओवर टाइम करवा लेंगे। ये ओवर टाइम की कॉस्ट पर आवर है जी जनाब। इसके बाद बारी है जी अनस्किल्ड की, आखिरी लेबर की आइटम अनस्किल्ड। अनस्किल्ड का कितना टाइम चाहिए जिनको? 1000 आवर्स, और जो कैसर ने लगाया है 25 रुपए के हिसाब से। देखते हैं जी हमारे हिसाब से क्या बनता है। 1000 to 25 कैसर ने किया, हम इसका नोट पढ़ते हैं। दीज आर टेम्पररी वर्कर्स, क्लियर बता दिया टेम्पररी वर्कर्स हैं, एंड करंटली एम्प्लॉयड बाय कैसर ऑन जॉब्स वेयर दे प्रोड्यूस अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 पर अनस्किल्ड लेबर आवर। करंटली बिजी हैं, 5 रुपए पर अनस्किल्ड लेबर आवर के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं। देयर करंट रेट इज 15 पर आवर, although extra could be hired at 25 an hour if necessary. अच्छा जी, अब हम डायग्राम पे जाएंगे अनस्किल्ड लेबर के लिए। तो अनस्किल्ड लेबर टेम्परेरी है, कैन एडिशनल टाइम बी हायर्ड? यस, लेकिन डाइवर्जेंट की एस्टिमेट भी बता दिया उसने हमें बता दिया है। ये कंट्रीब्यूशन लॉस की फिगर जो दी ना, कंट्रीब्यूशन की फिगर दी, ये उसने हमें इसलिए दी ताकि हम कॉस्ट टू डाइवर्ट कैलकुलेट कर सकें, और ये उसने कॉस्ट ऑफ हायरिंग भी हमें दे दी है। तो दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, इसका मतलब हमें लेनी है दोनों में से लोअर ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है जी। तो हमें टाइम कितना चाहिए अनस्किल्ड का? 1000 आवर्स का हमें टाइम चाहिए, और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे लोअर रेट से। तो मैं एक वर्किंग वन तो नहीं, यहाँ पे नोट 7 में हम ये काम कर लेंगे। तो से नोट नंबर 7 में हम कैलकुलेट करेंगे। नोट 7 में हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ हायरिंग इज 25 पर आवर है। इसको कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ डाइवर्जन, कि अगर हम डाइवर्ट करें
तो करंट कॉस्ट ऑफ हायरिंग इज 15 और कंट्रीब्यूशन इज 5, दिस इज 20, तो लोअर इज 20। इन दोनों में से जो लोअर है हम उसकी तरफ जाते हैं। हम चाहे तो हायर भी कर सकते हैं 25 रुपए पर आवर पे, चाहे तो डाइवर्ट भी कर सकते हैं। जो करंट काम कर रहे हैं वो छुड़वा के नई जॉब पे ले आए, तो जनाब डाइवर्ट करने में कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस है, हायर करने में कॉस्ट ऑफ हायरिंग है, तो जनाब डाइवर्ट करने की कॉस्ट लो है 20, तो 1000 इंटू 20,000। इसके बाद हम मजीद कॉस्ट को स्टडी करते हैं। अगर नेक्स्ट आइटम कॉस्ट में फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब यहां पे हमने फिक्स्ड ओवरहेड का असूल पढ़ा है। फिक्स्ड ओवरहेड सिर्फ तभी रेलेवेंट होते हैं जब इंक्रीमेंटल हो। तो फिक्स्ड ओवरहेड का नोट भी गिवन है, उसको भी देख लेते हैं। ये जी, दिस इज कंसिडर्ड बाय कैसर एज एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ आवरली रेट बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन। तो आवरली रेट जो होता है वो फिक्स्ड ओवरहेड में OAR होता है ना। आवरली रेट फिक्स्ड ओवरहेड में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होता है ना। अदरवाइज तो फिक्स्ड ओवरहेड तो आपका क्या है, बिल्डिंग का रेंट है, डेप्रिसिएशन है, प्लांट मैनेजर की सैलरी है, यही है ना फिक्स्ड ओवरहेड। कभी वो आवरली होता है फिक्स्ड ओवरहेड? जब भी फिक्स्ड ओवरहेड आवरली दिया गया है इसका मतलब वो OAR है, एब्जॉर्प्शन है, और एब्जॉर्प्शन कभी रेलेवेंट नहीं होती। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स ने कहा जी ये नोट में ना भी पढ़ता, मुझे फिक्स्ड ओवरहेड की कहानी यहीं से समझ आ रही है। 20 पर आवर मुझे यहीं से पता लग रहा है कि फिक्स्ड ओवरहेड जो प्रोजेक्ट को चार्ज किए जा रहे हैं वो एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा कि अपोर्शन, एलोकेटेड, एब्जॉर्ब्ड, चार्ज, रिकवर्ड, इनमें से कोई भी वर्ड लिखा गया है या हिंट दिया गया है इररिलेवेंट। तो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड की मद में हमारी रेलेवेंट कॉस्ट इज 0। हम यहां पे लिखेंगे जी हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स नोट नंबर 8 में जाके एक्सप्लेन करेंगे क्यों हमने 0 लिया। नेक्स्ट आइटम कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर। कैसर का टाइम लगा टेंडर बनाने में 5,000 रुपए का, अदर एक्सपेंसेस लगे 2,000 के। पहले हम इनकी बात कर लें। कैसर का टाइम लगा टेंडर बनाने में, कैसर्स टाइम और अदर एक्सपेंसेस जी, इनमें रेलेवेंट कॉस्ट 0। नोट नंबर 9 इन दोनों का हम बना लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर। कौन सा टेंडर? ये जो आपके सामने पड़ा हुआ है, इसके बनाने पे जो खर्चा लगा। आप कस्टमर को ये टेंडर भेजोगे तो कस्टमर ऑर्डर देगा ना। और हमने कहा टेंडर में हमने डाली है सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट। तो टेंडर बनाने का खर्चा इज इट रेलेवेंट? पास्ट, संक। टेंडर तो बन चुका है ना भाई, टेंडर तो बन चुका है, पास्ट खर्चा है। हमने तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट निकालनी है। रेलेवेंट कॉस्ट की पहली डेफिनेशन ये है कि फ्यूचर कॉस्ट होनी चाहिए। तो टेंडर तो बन चुका है, दैट इज पास्ट, दैट इज इररिलेवेंट। कैसर का टाइम पास्ट में लग चुका है और अदर एक्सपेंसेस में भी उसने सर्वे किया होगा, कहीं 4 दुकानों से जाकर रेट पता किए होंगे टेंडर में डालने के लिए, वो पता कर चुका है, पास्ट हो गया है। अब अगर हम ये प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें ये खर्चे जेब से पे नहीं कर रहे हैं, ये माजी में हम पे कर चुके हैं, ये संक कॉस्ट है, इसलिए रेलेवेंट है। लास्ट आइटम मिनिमम प्रॉफिट। तो मिनिमम प्रॉफिट के बारे में आपकी क्या राय है? कैसर ने कहा मिनिमम प्रॉफिट 5% की पॉलिसी है, बट हमें पता है मिनिमम प्राइस जब कैलकुलेट करनी होती है तो उसमें प्रॉफिट 0 होता है। हमने ये असूल पढ़ा, सबसे पहले यही पढ़ा कि जी आपकी जो मिनिमम प्राइस होती है दैट इज इक्वल टू रेलेवेंट कॉस्ट, और रेलेवेंट कॉस्ट में प्रॉफिट कहां से आया? तो मिनिमम प्राइस की कैलकुलेशन में 0 प्रॉफिट लिया जाता है। लीजिए जी, ये हमारी मिनिमम प्राइस, मिनिमम टेंडर प्राइस यहां से मिलती है हमें 150,500। ये हमारी मिनिमम टेंडर प्राइस, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस 150,500। मिनिमम टेंडर प्राइस, इलस्ट्रेशन नंबर 3। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल को हमने बड़ी डिटेल में इस इलस्ट्रेशन में अप्लाई किया।
अच्छा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 4, एक और इलस्ट्रेशन हमारे पास है, वो भी एक कंप्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन है, इसको भी देखते हैं। रिक्वायरमेंट, एडवाइस द मैनेजिंग डायरेक्टर एज टू वेदर द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अलाउड टू प्रोसीड, एक्सप्लेनिंग, यहां पे फिर एक्सप्लेनेशन आ गई जी, एक्सप्लेनिंग द रीजंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम। बताइए क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट को शुड बी अलाउड टू प्रोसीड, मजीद आगे जाने की इजाजत देनी चाहिए। मे बी कॉन्ट्रैक्ट हम माजी में शुरू कर चुके हैं, माजी में हमने कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया हुआ है, लेकिन अब शायद हम दोबारा उसको वैल्यूएट कर रहे हैं कि भाई इसको कंप्लीट करना है या यहीं ठप कर दे। तो हमसे यही पूछा जा रहा है, जी बताइए इसको आगे चलना है या यहीं बंद करना है। तो पढ़ते हैं सवाल, फिर देखते हैं पहले असूल क्या होगा, उस असूल के मुताबिक फिर डेटा निकालेंगे हम इस सवाल से। इलस्ट्रेशन 4, अ रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट which to date has cost the company 3 लाख is under review। 3 लाख उस पे ऑलरेडी खर्चा हो चुका है, संक हिस्टोरिक 3 लाख खर्चा हो चुका है। तो भाई ये तो माजी है ना, हमें इसे क्या, हम तो फ्यूचर की बात करने जा रहे हैं। आगे चलते हैं। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अलाउड टू प्रोसीड, अगर कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू किया जाए, इट विल बी कंप्लीटेड इन अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर एंड द रिजल्ट वुड देन बी सोल्ड टू गवर्नमेंट एजेंसी फॉर 6 लाख। 1 साल लगा के इसको कंप्लीट करें अगर, तो इस प्रोजेक्ट के जो नतीजे होंगे वो गवर्नमेंट को बेच के 6 लाख कमा सकते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने का फायदा क्या है? दिस इज द फ्यूचर इनकम दैट वी मे हैव इफ वी कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज द फ्यूचर इनकम दैट वी विल रिसीव इफ वी कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। Shown below are the additional expenses which the managing director estimates will be necessary to complete the work। नीचे वो खर्चे हैं जो हमें फ्यूचर में करने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब जरा समझिएगा, ये खर्चा कॉन्ट्रैक्ट में हम माजी में लगा चुके हैं, माजी में लग गया, और अब हम फैसला करने जा रहे हैं। जब आप फैसला करने जा रहे हैं ना, डिसीजन मेकिंग पॉइंट तो आज है ना, आज हमसे पूछा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट को आगे लेके चलना है कि नहीं चलना। तो आज जब हम फैसला करने जा रहे हैं तो ये पास्ट है, इरेलेवेंट, इसकी कोई रेलेवेंस हमारे प्रोजेक्ट के कैलकुलेशन में नहीं है। हमारी रेलेवेंट क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करते हैं तो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में हमें इनकम कितनी आएगी, फ्यूचर में हमें एक्सपेंसेस कितने आएंगे, और एक्सपेंसेस उठाएंगे सिर्फ हम रेलेवेंट, एक्सपेंसेस उठाएंगे रेलेवेंट। ठीक है जी। तो ये जी कहानी है, हमने इस इनकम को रेलेवेंट कॉस्ट से कंपेयर करना है और फिर बताना है जी हमें क्या करना चाहिए। ये इनकम है, नीचे से रेलेवेंट कॉस्ट निकाल लेते हैं, इनकम वर्सेस कॉस्ट। इनकम ज्यादा तो हम कहेंगे जी कंप्लीट कर दो प्रोजेक्ट, और अगर कॉस्ट ज्यादा हुई, फ्यूचर की कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट 6 लाख से भी ज्यादा हुई, हम कहेंगे जी कंप्लीट नहीं करना, इसको छोड़ दो यहीं पे। पीछे की कहानी तो देखनी नहीं है, वो तो मैं शुरू से कह चुका हूं, एब्सोल्युटली नॉट है हिस्टोरिक कॉस्ट के बारे में, कुछ नहीं सोचना है इसके बारे में, हिस्ट्री है, इसकी बात नहीं करनी हमने। हम डिसीजन मेकिंग पढ़े हैं, डिसीजन मेकिंग ओनली टॉक्स अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर इनकम, फ्यूचर कॉस्ट। तो अब हम रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, उसको कैलकुलेट करेंगे, 6 लाख से कंपेयर कर लेंगे। मटेरियल, दिस मटेरियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट हैज जस्ट बीन परचेज्ड, पास्ट टेंस है, एट अ कॉस्ट ऑफ 1,20,000, खरीदा जा चुका है, पास्ट इरेलेवेंट, ऐसे है यही सीखा ना हमने, पास्ट इरेलेवेंट। इट इज टॉक्सिक, जहरीला है, इफ नॉट यूज्ड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000। मतलब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट यहां पे ठप करें, ये 1,20,000 लगाया, ये तो डूबा है, कॉन्ट्रैक्ट ठप करोगे 10,000 का नुकसान और होगा अभी। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने में सेविंग है 10,000 की। बिल्कुल ठीक हो गया। तो हम एक एक पॉइंट पढ़ते जाते हैं और इसकी वैल्यू साथ साथ एस्टैब्लिश करते जाते हैं। तो हमने कहा जी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। हम रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट निकाल रहे हैं और इसको हम कंपेयर कर लेंगे रेवेन्यू के साथ। तो हमने ये कहा जी सबसे तो पहले मटेरियल कॉस्ट सेविंग हमें मिल रही है, ठीक है जी, और वो है 10,000 की सेविंग है। इसको मैं नेगेटिव फिगर लाता हूं, ऐसे ये 10,000 की सेविंग है। तो मटेरियल की कहानी हमारी हो गई। इसके बाद है जी लेबर की कहानी। अच्छा जी, अब तो से पढ़िएगा, स्किल्ड लेबर इज हार्ड टू रिक्रूट। इसका मतलब एडिशनल टाइम कैन नॉट बी हाइड। इस जुमले का मतलब होता है, कभी लिखा जाएगा लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई, यहां पे लिखा हुआ है हार्ड टू रिक्रूट। इन दोनों का मतलब एक ही है, एडिशनल टाइम कैन नॉट बी हाइड। ठीक है जी, जहां पे भी आपको सवाल आएगा ना कैन एडिशनल टाइम बी हाइड, उसका जवाब है नो इस जुमले की रोशनी में। द वर्कर्स कंसर्न्ड वर ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एट, तो जैसे पढ़ना होता है बेटा, हमने कैरिड अवे नहीं होना होता।
at a recent meeting, the production manager claimed that if men were returned to him, they could generate sale of 3 lakh in the next year. The prime cost of these sales would be 200,000, including 80,000 for the labor cost itself. The overheads absorbed into the production would amount to 40,000. अब ये कहानी उसने जो भी लिख दी, हमने ट्री पे चले जाना है और ट्री को इस पैरा के हिसाब से जवाब करते जाएंगे हम। तो लेबर का ट्री खोल लीजिए जी। सवाल पहला, हमने लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है और जरा समझिएगा, हमने लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है अगर हम उसे अगला 1 साल काम करवाएं। 1 साल लगना ना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने में, अगला 1 साल उसे काम करवाएं तो व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ वर्क फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये हमने निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या जी? क्वेश्चन नंबर 1 क्या बेटा बताओ? लेबर का क्वेश्चन नंबर 1, टेम्परेरी या परमानेंट? जवाब कौन देगा इसका? परमानेंट जी, परमानेंट। बेसिस बताओ, आपने बड़ी जल्दी जवाब दिया। तो डाइवर्ट टेम्परेरी लेबर नहीं होती क्या? ट्री भूल गए हो? राइट साइड का ये जो आखिरी डब्बा क्या है वो? राइट साइड पे ट्री के राइट साइड पे जो डब्बा बना है वो क्या है? वो टेम्परेरी की डाइवर्जन की बात नहीं है क्या? मेरा क्वेश्चन आपने कहा जी चूंकि डाइवर्ट हुआ इसलिए परमानेंट है, तो मैंने कहा क्या टेम्परेरी डाइवर्ट नहीं हो सकते? तो फिर आप क्या रीजन दे रहे हो मुझे? माय क्वेश्चन इज अगेन, परमानेंट और टेम्परेरी, बी क्लियर। परमानेंट क्यों? सॉरी, क्या हम उनको सैलरी ईयरली पे कर रहे हैं? पर एनम सैलरी है उनकी, कॉन्ट्रैक्ट पे है ये बेटा। इस पूरे क्वेश्चन में लेबर कॉस्ट का जिक्र किया गया है। लेबर को हमें अगले साल क्या पे करना है? 80,000। और अगर आप सवाल ध्यान से पढ़ते हो तो उसने कहा 80,000 किसका हिस्सा है? प्राइम कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? फिक्स और वेरिएबल। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप आर यू श्योर कि आप कॉस्ट के स्टूडेंट, इसी क्लास के स्टूडेंट हो? माय क्वेश्चन अगेन, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? फिक्स और वेरिएबल। अभी भी फिक्स वाले बैठे हैं, निकल जाना चाहिए इनको क्लास से, ये दीवार के साथ बैठना चाहिए ताकि सर मार सकें दीवार से अपना। डायरेक्ट कॉस्ट इज ऑलवेज वेरिएबल। लेबर की कॉस्ट अगर डायरेक्ट है तो वो वेरिएबल है, और लेबर की कॉस्ट अगर वेरिएबल है तो लेबर टेम्परेरी है। उसने क्लियरली कहा है कि प्राइम कॉस्ट ऑफ दीज सेल्स इज 200,000 इंक्लूडिंग, इस 2 लाख में ये लेबर भी शामिल है। प्राइम कॉस्ट में लेबर शामिल है, मतलब लेबर जो है वो डायरेक्ट लेबर है, और डायरेक्ट लेबर है तो वो वेरिएबल कॉस्ट उसको पे की जाती है, और वेरिएबल है टेम्परेरी है। तो लेबर टेम्परेरी है। पहला सवाल का जवाब आ गया, लेबर कॉस्ट परमानेंट और टेम्परेरी? टेम्परेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एडिशनल टाइम बी हायर्ड? हार्ड टू रिक्रूट? नो। इसका मतलब रेलेवेंट कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। तो जनाब लेबर की हम बात करें अगर, तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग है 80,000 और कंट्रीब्यूशन लॉस क्या है? 3 लाख की सेल और 2 लाख माइनस 2 लाख की प्राइम कॉस्ट। बेसिकली कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ना। तो यहां पे उसने प्राइम कॉस्ट कहा, तो प्राइम कॉस्ट तो सारी वेरिएबल होती हैं, वो तो हमें पता है। इसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड्स भी हो सकते थे जिसका यहां पे कोई जिक्र नहीं है। तो जनाब हम 2 लाख यहां से लेस करेंगे, तो जनाब बताइए क्या आई लेबर की कॉस्ट? 180,000। ये है जी लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट। टेम्परेरी लेबर है, इसकी रेलेवेंट कॉस्ट कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस है कि हम इस लेबर को अगर एंगेज करेंगे तो हम अगले 1 साल में ये 1 लाख का कंट्रीब्यूशन नहीं कमा पाएंगे। अगले 1 साल में ये 1 लाख का कंट्रीब्यूशन नहीं कमा पाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट करने के नतीजे में हम ये 1 लाख का कंट्रीब्यूशन लूज करते हैं, और ये 80,000 की तनख्वाह भी इनको पे करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस, क्योंकि हमारे पास लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ऑप्शन है, या हम उससे ये काम करवा लें या उनसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा लें। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाएंगे तो कंट्रीब्यूशन लॉस, प्रोडक्शन टीम के पास नहीं जाएंगे और वहां पे ये नुकसान होगा हमारा। सो लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिसर्च स्टाफ। It has been decided that when work on this contract ceases, मतलब जब बंद होगा काम इस कॉन्ट्रैक्ट पे, ceases का मतलब काम बंद होना,
The research department will be closed. Research wages for the year are 120,000. Redundancy and severance pay has been estimated at 30,000 now or 70,000 in 1 year time. Redundancy and severance pay होती है जब आप वर्कर्स को निकालते हो नौकरी से, तब उनको कंपनसेशन पे करते हो। नौकरी से निकालने की मद में आप समझ लो जुर्माना पे करते हो। फिलहाल यही समझो। अगर तो हमने कहा जी हमने एक फैसला हो चुका है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा रिसर्च डिपार्टमेंट बंद करना है। और यह भी अंदाजा हम लगा चुके हैं कि अगर हम आज रिसर्च डिपार्टमेंट बंद करें तो कितना जुर्माना देना पड़ेगा, और साल बाद जो बंद करें तो कितना जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक हो गया। और अगर हम वर्कर से काम करवाते हैं तो 1 साल की तनख्वाह क्या है? 1,20,000। अब हमने रिसर्च स्टाफ की रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते हैं तो रिसर्च स्टाफ को कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने की मद में हमें कितने एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है यहां पे कि अगर आपसे सवाल करूं, सवाल नंबर 1, अगर आप रिसर्च स्टाफ से 1 साल काम करवाओ तो 1 साल बाद आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? 120,000 प्लस 70,000। मेरा क्वेश्चन था, अगर आप 1 साल रिसर्च वर्कर से काम करवाओ, 1 साल बाद उनको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? 1 साल काम करवाया है तो 1 साल की तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, और 1 साल बाद फारग करोगे तो 70,000 भी देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आज फारग कर दो तो 30,000। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ आया यहां पे? कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने की वजह से इजाफी खर्चा 140,000। ये रिसर्च स्टाफ की 160, ये रिसर्च स्टाफ की रेलेवेंट कॉस्ट इंक्रीमेंटल है। बेटा मैंने आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट का वर्ड समझाया हुआ है कि किसी काम की वजह से कॉस्ट में इजाफा। तो अगर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये हम कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करें या आज ही ठप कर दें? आज ठप करते हो तो 30,000 पे करना है आपको, और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करोगे तो साल बाद 190 पे करना है। साल बाद 190 पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कितना इंक्रीमेंटल देना पड़ा? 1,60,000। बेटा सunk कॉस्ट पास्ट होती है, सारी को पास्ट की कहानी है या फ्यूचर की कहानी है? बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च का वर्ड नहीं पिक कर लेना आपने। ये रिसर्च स्टाफ है और उसकी सैलरीज की बात हो रही है। ये रिसर्च कॉस्ट नहीं जो पास्ट में इनकर हुई थी। सवाल को ध्यान से पढ़िए। दिस इज नॉट रिसर्च कॉस्ट, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च स्टाफ, जिसको हमने हायर किया है, जो हमारे पास नौकरी पे काम कर रहा है। ठीक है, ये स्टाफ की बात हो रही है जी। एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? अच्छा जी, आगे कोई 5-7 मिनट की हमारी वर्किंग रहती है, लेकिन हम ओवरऑल ऑलरेडी 2 मिनट हो चुके हैं, तो इस सवाल को हम कंप्लीट इंशाअल्लाह कर लेंगे कल। आज हमने रिसर्च स्टाफ तक बात कर ली है, तो आगे हमारे 2-3 कॉस्ट की डिस्कशन रह गई है और कंक्लूड करेंगे सवाल को। और कल हम इसके फिर क्वेश्चन जो है, मतलब मंडे में इंशाअल्लाह हम इसके क्वेश्चन भी देख रहे होंगे। इसके क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसमें भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। और कोशिश कीजिएगा जो एग्जाम्पल जो आपको बताई गई हैं, करवाई गई हैं, इनको करके आइएगा। ठीक है, ताकि हम सैटरडे को अगर कोई कमी बेशी कॉन्सेप्ट में है तो सैटरडे को दूर हो जाए आपकी, आप हमारे साथ अलाइन हो जाएं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।